अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों कोर्स का और आपके प्रैक्टिकल लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस। इस चैप्टर का कुछ हिस्सा जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं स्कूल डेज में भी कभी पढ़ा था दोस्तों, और ओवर अ पीरियड बहुत सारी रेशियोज आप यूज भी करते आए हैं। लेकिन हम जो भी एनालिसिस करते हैं दोस्तों किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस रिलेटेड, किसी प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए, उन सब के अंदर हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस शब्द का जो पहला वर्ड है दैट इज रेशियो। और रेशियो क्या होती है वो आपने मैथ्स में भी कभी पढ़ा। रेशियो प्रोपोर्शन जब आप निकालते थे, रेशियो क्या होती है? रेशियो इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। अब हम जो बात कर रहे हैं दैट्स अगेन दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर जो आप बना सकते हैं एनालिसिस, दैट्स टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। ये एनालिसिस दो पीएनएल की फिगर्स के बीच में हो सकता है, ये एनालिसिस दो बैलेंस शीट के फिगर्स के बीच में हो सकता है, ये एनालिसिस एक पीएनएल एक बैलेंस शीट फिगर के बीच में हो सकता है, ये एनालिसिस कुछ मार्केट डेटा के बेसिस पे और कुछ आपकी बुक्स के बेसिस पे हो सकता है। सो अलग अलग तरह से फाइनेंशियल वेरिएबल्स को रिलेट करके बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, दैट्स बेसिकली रेशियो एनालिसिस। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करेंगे वो टूल है ये। इसीलिए ये टूल पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और पहली चीज यहां पे रेशियो समझ आनी चाहिए। हम कौन कौन सी रेशियोज की बात करते हैं बेटा? मैंने पहले भी कभी बात करी, स्कूल डेज में शायद आप लोगों ने 15-16 फॉर्मूले पढ़े थे। वो 15-16 फॉर्मूले भी हम भूल जाते हैं बिकॉज बहुत बार ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है पेपर में नंबर लाने हैं और फॉर्मूले याद होने चाहिए, वाइवा में बोल सके और पेपर में लिख सके। अब ऑब्जेक्टिव ना कोई वाइवा है, वाइवा में तो कोई पूछ नहीं रहा आपसे, ना ऑब्जेक्टिव आपका सिर्फ एग्जाम है। अगर एग्जाम के दायरे के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़िए ये चैप्टर। ये चैप्टर आपको लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वालों में से है, इसीलिए ये चैप्टर को पढ़िए और समझिए। फॉर्मूलों को आपने 15-16 पढ़े थे, हम 50 पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन मेरी गारंटी है कि 50 के 50 फॉर्मूले हम यही पे रिटेन करने की कोशिश करेंगे और लाइफ लॉन्ग 50 नहीं तो कम से कम 45-46 फॉर्मूले ऐसे होंगे जिसका मतलब उसका नाम ही पूरा पूरा बताएगा और आप लाइफ लॉन्ग के लिए रिटेन कर पाओगे। सिर्फ 2-3 फॉर्मूले ऐसे होंगे जहां पर उसका पूरा लॉजिक उसके नाम से शायद ना पता चलता हो तो पूरा अंदर घुसना पड़े। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेजरली ऑल फॉर्मूलाज कैन बी रिटेन फॉर लाइफ। और फॉर्मूला याद नहीं दोस्तों, फॉर्मूला आप बना पाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को, रेशियो एनालिसिस। रेशियो is a relationship between two related variables two related variables बेटा टू रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल्स कर दीजिए। फाइनेंशियल वेरिएबल्स, इट मे बी expressed in percentage, number of times a quotient, etc. Analysis of such ratios to understand and interpret financial performance financial position, liquidity and solvency position of a business is termed as ratio analysis.
is termed as ratio analysis. So types of ratios. Profitability ratios. Turnover or activity or efficiency ratios. Liquidity and solvency ratios. उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। तो जो रेशियोज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उन सारी रेशियोज को हम ब्रॉडली तीन हेड्स में डिवाइड करते हैं, जहां पे तीसरा हेड फर्दर दो हेड्स में डिवाइड हो जाता है। तो कहने के लिए आप तीन या चार हेड्स में से डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी ऑफ रेशियोज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो एक बिजनेस की प्रॉफिट कमाने की क्षमता को एक्सप्रेस करती है, यानी प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी को एक्सप्रेस करती है। वो एक्सप्रेशन सेल्स की टर्म्स में हो सकता है कि कितनी सेल करने पे हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उसका परसेंटेज क्या है। वो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड पे हो सकता है कि जो पैसा लगाया गया उस पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ एनी अदर बेंचमार्किंग पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड रेशियोज है टर्नओवर रेशियोज, जिसे हम एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, और उसका नाम ही उसका सब कुछ बता रहा है दोस्तों। कितने एफिशिएंटली बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी आउट किए गए, बिजनेस में जो आप पैसा निवेश करते हैं वो कितना एफिशिएंटली एम्प्लॉय किया गया है, उसको दिखाता है टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियोज। ये आपके प्रॉफिट मार्जिन से ही दिखाता दोस्तों। ये दिखाता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 रुपया अपने फिक्स एसेट में लगाया तो उससे कितने गुना हम सेल जनरेट कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए दो कंपनीज हैं, एक सेम इंडस्ट्री की दो फर्म्स हैं। एक कंपनी अपने 1 रुपए की जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करती है उस पे 2 रुपए की सेल जनरेट करती है, और दूसरी कंपनी 1 रुपया जो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करती है उस पे 5 रुपए की सेल जनरेट करती है। मतलब ये हुआ दोस्तों, if both the companies invest 1 lakh rupees in their fixed asset, the first company is able to generate 2 lakh rupees की सेल, but the second company is able to generate 5 lakh rupees की सेल। इसका मतलब सेकंड कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स को ज्यादा बेटर यूटिलाइज कर पा रही है, तो वो ज्यादा एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्टिविटी। जितने गुना वो एक्टिविटी कर पा रही है वो ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर पा रही है। तो सेकंड टाइप ऑफ रेशियोज दिखाती है आप कितने एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हो टू जनरेट सेल्स ऑन योर मनी दैट यू डिप्लॉयड इन द बिजनेस। उसमें कितना प्रॉफिट आप कमाते हैं वो दिखाया जाता है बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ऑफ कोर्स बेटा, अगर मुझे अपने बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मुझे एफिशिएंटली भी ऑपरेट करना है, ताकि जो पैसा मैं लगाऊं उससे ज्यादा सेल्स जनरेट हो और उस सेल्स में मेरा मार्जिन भी ज्यादा हो। तो अगर ये दोनों चीजों का मिक्सचर चल जाए तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाए। और इसी तरह से तीसरी रेशियोज है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज। ये दो शब्द नॉर्मली इंटरचेंजेबली बहुत सारे लोग यूज कर देते हैं, बट ये दो शब्द सेम नहीं है दोस्तों। लिक्विडिटी रेशियो बताती है शॉर्ट टर्म एबिलिटी टू मीट योर लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल एक रेशियो शायद कभी आप लोगों ने पढ़ी थी, करंट रेशियो। करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ये क्या दिखा रही है दोस्तों कि करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं, कितने गुना करंट एसेट्स हैं। तो अगर मेरी करंट एसेट्स 2 लाख रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की है, तो हम कहेंगे मेरी 1 लाख की करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2 लाख के करंट एसेट्स हैं। माय करंट रेशियो इज 2:1। हर 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के लिए मेरे पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। राइट दोस्तों? ऑफ कोर्स बेटा, अगर मुझे अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे करनी है, यानी करंट लाइबिलिटीज पे करनी है, तो मैं अपनी बिल्डिंगें नहीं बेचूंगा, मैं अपनी फैक्ट्रीज नहीं बेचूंगा, मैं अपनी मशीनें नहीं बेचूंगा। मुझे अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करना है आउट ऑफ माय करंट एसेट्स। तो इसीलिए
लिक्विडिटी रेशियोज दिखाती हैं आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को मीट करने की एबिलिटी। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो ऑब्लिगेशंस है उसे पूरा करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स होने चाहिए, तो उसकी एबिलिटी को ही एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। लॉन्ग टर्म में आपकी एबिलिटी टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दैट्स टर्म्ड एज सॉल्वेंसी रेशियोज। तो आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं जिनसे आप अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म में भी सॉल्वेंट होंगे, वो दिखाया जाता है बाय दिस रेशियोज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियोज। तो लिक्विडिटी इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना, सॉल्वेंसी इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। राइट दोस्तों, तो इसी दायरे में पहली रेशियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिखिएगा एवरीवन। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के जो फॉर्मूले हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, मैं उन्हें 4 बेसिस पे डिवाइड कर दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, on the basis of investment oblique total assets from investors perspective, and lastly from capital market perspective. तो मैं अपनी सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को 4 बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहा हूं दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी हमारी सेल में कितना प्रॉफिट मार्जिन है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, यानी जो पैसा हम निवेश करते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस में कितना रिटर्न कमाया जा रहा है, जिसे हम आरओआई की टर्म से भी देखते हैं, और आरओआई से जुड़ी हुई बाकी रेशियोज। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एक इन्वेस्टर क्या क्या देखना चाहता है, और कैपिटल मार्केट पर्सपेक्टिव से, यानी कैपिटल मार्केट जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्या क्या देखा जाता है। राइट, तो चलिए पहला लॉट पकड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और पहला फॉर्मूला लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और जीपी रेशियो। जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और इसके नीचे एक नोट डालें, if GP is equal to 60%, then पहली चीज, GP is, सॉरी बेटा, if GP नहीं, if GP ratio is equal to 60%, करेक्शन कीजिएगा, if GP ratio is equal to 60%, then GP is equal to 60% of sales and COGS is equal to 40% of sales. COGS is equal to 40% of sales. Second one, net profit ratio, नेट प्रॉफिट और पैट, नेट प्रॉफिट और पैट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी
upon net sales into 100 into 100, नीचे एक नोट लिखें, if operating profit ratio is equal to 60%, then EBIT is equal to 60% of sales and operating cost is equal to 40% of sales. Operating cost is equal to 40% of sales. एक नोट और लिखें, operating profit ratio is usually computed on pre-tax basis alternatively it may be computed on post-tax basis as well, as under. Post-tax operating profit ratio post-tax operating profit ratio is equal to EBIT into 1 minus tax rate upon net sales into 100. डन दोस्तों, ये था हमारा तीसरा फॉर्मूला। चौथा लिखें, फोर्थ वन, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स into 100 or 1 minus operating profit ratio. 1 minus operating profit ratio. Operating cost is equal to COGS plus operating expenses operating expenses is equal to office and administration expenses plus selling and distribution expenses. This was operating ratio या operating cost ratio. फिफ्थ लिखें, COGS ratio, that's COGS upon net sales
into 100, COGS upon net sales into 100, or that's 1 minus GP ratio. Sixth one, operating expense ratio. Operating expenses upon net sales. Net sales into 100. Admin cost ratio या administrative cost ratio. Administrative expenses upon net sales into 100. Selling and distribution cost ratio is equal to selling and distribution expenses upon net sales into 100. Finance cost ratio. Finance cost ratio. Finance cost upon net sales into 100. Profit volume ratio or PV ratio or contribution to sales ratio is equal to contribution upon net sales into 100. If PV ratio is equal to 60%, then contribution is equal to 60% of net sales and variable cost is equal to 40% of net sales. Next, variable cost ratio. Variable cost upon net sales into 100 or 1 minus PV ratio. 1 minus PV ratio. ये लिखने के बाद दोस्तों ये नोट डालें
कर ले दोस्तों, ये लॉजिक अब बनाइएगा, ये नोट लिखिएगा, लॉजिक फॉर अबव रेशियोज। नेट प्रॉफिट incomes cost, operating, non-operating, operating cost, non-operating cost। ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डन दोस्तों, एवरीवन, चलिए सामने आ जाइए दोस्तों। तो बेटा हम बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी पहला लॉट उठाया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और सेल्स के बेसिस पे यानी सारे प्रॉफिट का रिलेशन सेल्स के साथ। प्रॉफिट अलग अलग नजरियों से देखे जाते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, ये सब अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स हैं। इन सब प्रॉफिट्स का सेल्स का रिलेशन ड्रॉ किया जा सकता है, बट प्रॉफिट और सेल के बीच में जो दूसरी चीज होती है दैट इज द कॉस्ट, जो बाकी कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं प्रॉफिट का रिलेशन देख रहा हूं तो साथ ही मैं कॉस्ट का भी रिलेशन देख रहा हूं। द फ्लिप साइड ऑफ दैट इज द कॉस्ट का रिलेशन, बिकॉज सेल्स और प्रॉफिट के बीच में कॉस्ट ही है। तो बस दोस्तों, पहले रेशियो से स्टार्ट किया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या जीपी रेशियो, और ये फॉर्मूला तो बचपन से आप लोगों को आता है, विच इज जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज है नेट सेल्स का, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है दोस्तों। अगर आप में से किसी ने कभी शार्क टैंक देखा हो तो पहली बार इन्वेस्टर्स क्या सवाल पूछते हैं शायद आप लोगों ने वहां विजुलाइज किया होगा, और शार्क्स का एक बहुत कॉमन सवाल होता था आपके बिजनेस में, ग्रॉस मार्जिन कितना है। ऑफ कोर्स वो और भी मार्जिन पूछते थे, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, बट एक मार्जिन जो नॉर्मली हर इंडस्ट्री में देखा जाता था दैट वाज ग्रॉस मार्जिन कितना है। ग्रॉस मार्जिन होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है शुद्ध मुनाफा, कि जो माल आप बेचते हैं उस माल में आपका कितना मार्जिन है। जितना ज्यादा ये मार्जिन होगा उतना ज्यादा ही आपके पास बाकी चीजों के लिए बफर होगा। आज का जमाना है एडवर्टाइजमेंट करने का, जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है बिकता है मतलब आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे करने हैं, सेलिंग के खर्चे करने हैं। वो सेलिंग के खर्चे कहां से होंगे, जो प्रोडक्ट में से मार्जिन बचेगा। वो प्रोडक्ट का मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिखाती है। तो जितना ज्यादा ये मार्जिन होगा मतलब उतना ही ज्यादा एबिलिटी है आपके पास बाकी खर्चों को करने की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा स्पेंड करने की, अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे पैसा स्पेंड करने की, और अपनी बाकी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की। तो अ हेल्दी बिजनेस विल बी वन जिसका जीपी रेशियो ज्यादा है दोस्तों। राइट दोस्तों, तो जीपी रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो जीपी रेशियो मुझे दो बातें सिग्निफाई करती है दोस्तों।
अगर जीपी रेशो 60% है तो मेरे दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली चीज, जीपी इज 60% ऑफ सेल्स, जीपी सेल्स का 60% है। और दूसरी चीज दोस्तों, बेटा हम जीपी को डिफाइन करते थे जीपी एज सेल्स माइनस सीओजीएस, यानी सेल्स इज जीपी प्लस सीओजीएस। तो मेरी जो सेल्स है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। ये दोनों मिला के अगर 100% मेरी सेल्स है, तो अगर जीपी 60% है जीपी, तो फिर सीओजीएस वुड बी 40%। मेरे दिमाग में ये पाई आना चाहिए कि अगर 60% सेल्स का जीपी है तो 40% उसकी कॉस्ट है, यानी सीओजीएस है। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए, ये पहली रेशो समझ आती है दोस्तों। ऑफ कोर्स फॉर्मूले के राइट साइड पे नहीं जाइएगा दोस्तों, फॉर्मूले का लेफ्ट साइड ही सब कुछ बोल देगा, उस लेफ्ट साइड को समझ लिया तो काम हो गया। अगली रेशो है दोस्तों नेट प्रॉफिट रेशो। अगर जीपी रेशो वाज जीपी अपॉन नेट सेल्स, तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या होगी? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो शुद्ध मुनाफा नहीं, नेट नेट बिजनेस क्या प्रॉफिट कमाता है? बेसिकली जो आपके पीएनएल से प्रॉफिट निकलता है, और पीएनएल से प्रॉफिट निकलता है पैट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट रेशो इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एंड नेट प्रॉफिट का मतलब होता है पैट। अगर कोई कहते प्री टैक्स रेशो निकाल दो तो पीबीटी अपॉन नेट सेल्स हो जाएगा, राइट? लेकिन नॉर्मली पैट नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि नेट नेट सेल्स पे क्या कमाया। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा नेट प्रॉफिट रेशो इससे 20%, इसका मतलब 80% मेरी बाकी खर्चे हैं इंक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अगर जीपी रेशो वाज जीपी अपॉन नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट रेशो वाज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। तो ये फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है दोस्तों, ऑफ कोर्स बेटा, अब ये जीपी एनपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन सब में क्या फर्क है, इस बात को अगर समझना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए सामने देखें। बेटा आप सबने प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, पार्टनरशिप के बनाए हैं, वहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपना जीपी निकालते थे और पीएनएल बना के नेट प्रॉफिट। फिर आपने कंपनी के अकाउंट्स भी बनाए, कंपनी में तो हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना रहे थे, वहां पे सीधा निकलता था सीधा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस तो निकलता नहीं था। लेकिन हमें पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कहीं पर नहीं निकला, लेकिन हो सकता है जब तक आप सीए बने तब तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट्स हैं ये चेंज हो जाए दोस्तों। देयर इज अ प्रपोजल कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखना चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी बिजनेस के लिए। और कभी भी आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे पहले देखना चाहते हैं। कामकाजी मुनाफा, कामकाजी इज ऑपरेशनल मुनाफा, कितना बिजनेस काम करते हुए प्रॉफिट कमाता है, अपने ऑपरेशन से कितना कमाता है, बिकॉज वहीं से फिर आपको फाइनेंसिंग वाली चीजों को मीट करना है और शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स देने हैं। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो कि अभी इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं दिखता है बट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए पहले स्ट्रक्चर को डिवाइड कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आता है दोस्तों, वो दो चीजों से बनता है, सारी इनकम्स और सारी कॉस्ट से। तो ऑल इनकम्स माइनस ऑल कॉस्ट गिव्स यू नेट प्रॉफिट। इनकम्स भी दो तरह की होती है, ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम का एग्जांपल दे दीजिए, सेल्स, प्राइमरी एग्जांपल सेल्स। अगर मैं एजेंट हूं तो मेरी कमीशन, दैट्स योर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है। अगर मैं इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज नहीं हूं, अगर मेरा वही धंधा नहीं है, तो जो इंटरेस्ट मैं कमाता हूं, डिविडेंड मैं कमाता हूं अपनी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स पे या परमानेंट पे भी, लेकिन मेरा धंधा ये ना हो, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग है। बैंक के लिए एक इंटरेस्ट ऑपरेटिंग आइटम है दोस्तों। बैड डेट्स कोई रिकवर होते हैं, वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिल्कुल सही बात दोस्तों। तो कॉस्ट में क्या आता है? कॉस्ट भी इसी तरह से दो तरह की, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है धंधा चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। नॉन ऑपरेटिंग है जिसका ऑपरेशन से कोई नाता नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट वुड इंक्लूड फैक्ट्री ऑपरेशंस की कॉस्ट, ऑफिस ऑपरेशंस की कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस की कॉस्ट। ये सब मेरे ऑपरेशंस है, बिजनेस के ऑपरेशनल एरियाज है, इन सब पे जो कॉस्ट इंकर होती है दैट्स टर्म्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जो इस पे नहीं होती, जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने से जुड़ी नहीं हुई, दोज आर नॉन ऑपरेटिंग। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं, उस पर जो इंटरेस्ट देती है वो ऑपरेशंस का नहीं, वो फाइनेंसिंग का खर्चा है, इसीलिए वो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर निकालना चाहूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वुड बी दिस,
मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड दैट्स माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालना चाहूं तो नेट प्रॉफिट इज ऑल इनकम्स माइनस ऑल कॉस्ट, वेदर ऑपरेटिंग वेदर नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ मिला दिया जाए तो ये नेट प्रॉफिट है। इसी में से सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखा जाए तो वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है मेरी सीओजीएस और दूसरी है मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस वो कॉस्ट है जो माल को बनाने में इंकर हुई, जो माल बेचा जा रहा है उसकी जो सीधा लागत आई, माल की लागत, दैट्स कॉल्ड सीओजीएस। बेसिकली वो खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालते, राइट, जो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनता है, इन्वेंट्री कॉस्ट का। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ऑपरेशन से जुड़े हैं लेकिन इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, यानी पीएनएल में जाते। तो ऑफिस की सैलरी आप कहां डालते दोस्तों? पीएनएल में, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है दोस्तों। सेल्स के लोगों की सैलरीज वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन इज कॉल्ड सीओजीएस एंड द अदर वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज दैट ओके दोस्तों? सीओजीएस ट्रेडिंग का खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीएनएल वाला, बट ऑपरेशंस वाला। नॉन ऑपरेटिंग वाली भी पीएनएल में जाते हैं दोस्तों। तो पीएनएल में सिर्फ ऑपरेशनल चीजें नहीं होती, पीएनएल के अंदर ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल दोनों होता है। हम अभी सिर्फ ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, ऑफिस एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऑफिस ऑपरेशंस का, ये सेलिंग ऑपरेशंस का, और यहां तक प्राइमरली प्रोडक्शन फंक्शन का, यानी नॉर्मली फैक्ट्री ऑपरेशन का खर्चा। क्या ये स्ट्रक्चर समझ आता है दोस्तों? अगर मुझे जीपी निकालना है तो व्हाट इज जीपी? तो सेल्स माइनस सीओजीएस। तो दिस इज माय, अगर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को सेल्स मान लूं तो सेल्स माइनस सीओजीएस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। बट सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट गिव्स मी माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दूं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दूं, तो ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। इस स्ट्रक्चर से हमारा सारा प्रॉफिटेबिलिटी बनती है दोस्तों, जो हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। इसके अलावा भी हो सकती है, मैंने यहां पे कहीं फिक्स्ड वेरिएबल नहीं किया दोस्तों। अगर वही फिक्स्ड और वेरिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर एक प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है दोस्तों। मेरी बात समझ आती है अभी बात? तो चलिए अब बताइए दोस्तों, अगर मैं आपको कहता हूं मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का 60% है, तो बाकी क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेल्स का 40% है, कह सकता हूं बेटा। जीपी रेशियो अगर मैं कहता हूं 60% है तो जीपी सेल्स का 60% है, तो बाकी चीज क्या है? सीओजीएस। सीओजीएस 40% है, राइट एवरीवन? यहां आ जाइए ऊपर। So operating profit ratio is operating profit upon net sales into 100। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉर्मली जिसे हम कहते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेशनल रेवेन्यू ऑपरेशनल कॉस्ट का डिफरेंस। और ये नॉर्मली प्री टैक्स ही देखा जाता है क्योंकि होता ही टैक्स से पहले वाला है। लेकिन अगर आपको कोई कहते हैं पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, तो किसी चीज प्री टैक्स चीज को पोस्ट टैक्स बनाना हो तो क्या करें? तो बस बेटा, अगर मैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईबीआईटी इंटू 1 - टी ले लूं तो क्या ये पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा अपॉन नेट सेल्स? तो दिस रेशियो वुड बी टर्म्ड एज पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी। मैं प्री टैक्स 40% कमाता हूं, उसमें से सरकार ले जाती है दोस्तों मान लीजिए 30%, तो हम प्री टैक्स कमा रहे हैं 40, सरकार ले जा रही है उसका 30%, यानी 12% तो सरकार ले जाती है। पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाते हैं 28%। ठीक है जी, इज दैट ओके बेटा? सॉरी बेटा, बेटा वो इंटरेस्ट की वजह से आता है, वो आपका इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, उसकी वजह से टैक्स सेविंग्स आती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्योर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, फाइनेंसिंग का इफेक्ट ही ना हो, वहां पे इंटरेस्ट वाला इफेक्ट ही ना हो, तो ये मेरा पोस्ट टैक्स प्रॉफिट है, राइट। अगर हम इक्विटी वालों के लिए से हम कहते हैं हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इक्विटी वालों को जो पहुंचेगा प्री टैक्स 10 लाख कमा रहे हैं, पोस्ट टैक्स 7 लाख पहुंचेगा अगर 30% का टैक्स रेट है। बस वही चीज इसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके दोस्तों, आ जाइए आगे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये दो नोट समझ आते हैं सबको। और पोस्ट टैक्स अगर मांग लिया जाए, वैसे नॉर्मली हम क्या निकालते हैं? प्री टैक्स। ईबीआईटी इज प्री टैक्स ओनली। तो अगर अगर क्वेश्चन कैटेगोरिकली कह दे पोस्ट टैक्स निकालिए तो फिर ईबीआईटी टू 1 - टैक्स रेट ले लीजिए। अब जैसा आपने बोला दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 40% है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो।
ऑपरेटिंग, या उसी का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज वन द सेम थिंग। तो अगला रेशियो देखिए, यहां जाके बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं जब सिर्फ ये नाम आता है। ऑपरेटिंग रेशियो, भाई प्रॉफिट निकालना था, कॉस्ट निकालना था, एक्सपेंस निकालना था, किसकी रेशियो निकालनी थी? बहुत सिंपल सा है दोस्तों। ऑपरेट करोगे तो पहले तो खर्चे आएंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की रेशियो मांगते हैं आपसे, ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, एंड दैट फॉर्मूला वुड बी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑफ कोर्स अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है, तो उसी को लिख दिया दोस्तों, दैट्स 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। 1 माइनस लिखने का मतलब सिर्फ इतना है बेटा, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है, 60% इज 60 अपॉन 100 यानी 0.6, तो ये बन जाता है 1 माइनस 0.6 यानी 0.4, एंड 0.4 को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करूं तो 40%, तो माय ऑपरेटिंग रेशियो वुड बी 40% यानी 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जय माता दी। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसा अभी नीचे भी समझा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, एक सीओजीएस और दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चे जो पीएल में जाने वाले हो, यानी नॉन प्रोडक्शन वाले खर्चे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले। ठीक है दोस्तों, और भी कोई ऑपरेशनल चीज हो वो भी यहीं पे आती है। नॉर्मली हम कहते हैं आर एंड डी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बट एनी हाउ अगर आर एंड डी भी हो, कुछ और भी चीजें हो, वो सब भी इसी का पार्ट बन जाएंगे अगर आर एंड डी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो। अगर प्रोडक्शन वाली है तो सीओजीएस में चली गए। ठीक है जी, आ जाइए। सीओजीएस रेशियो बेटा, जीपी रेशियो से हमने निकाला था, जीपी रेशियो अगर 60% थी तो सीओजीएस वाज 40% ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड सीओजीएस रेशियो। और क्या मैं सीओजीएस रेशियो को 1 माइनस जीपी रेशियो भी कह सकता हूं? तो यही नीचे निकाल दिया है दोस्तों, सीओजीएस रेशियो इज सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब सीओ जैसे बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकाली थी, हम पेरेंट चाइल्ड ढूंढते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दो चीजें थी, एक सीओजीएस, दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक सीओजीएस रेशियो देखी, फॉर्मूला सीओजीएस अपॉन नेट सेल्स। अगला होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भी दो चीजें आती हैं, एडमिन और सेलिंग। तो अगर कोई पूछ ले एडमिन एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो एडमिन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो किसी भी खर्चे का, किसी भी प्रॉफिट का रिलेशन सेल्स के साथ देखा जा सकता है। अल्टीमेटली तो धंधे से ही मीट करना है, सेल्स से ही सब चीजें मीट करनी है दोस्तों। फाइनेंस कॉस्ट का रिलेशन भी देखा जा सकता है दोस्तों। तो अगर ऐसी ही फाइनेंस कॉस्ट का रिलेशन देखा जाए, देन दैट रेशियो वुड बी कॉल्ड फाइनेंस कॉस्ट रेशियो, कि फाइनेंस कॉस्ट कितना परसेंट है ऑफ नेट सेल्स। ऐसे देखने को आप किसी भी चीज का देख सकते हो, आर एंड डी कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा, सब चीजों का देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है जी। लोग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रेशियो देखते हैं आज के टाइम पे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रेशियो का मतलब 1 रुपए की सेल करने के लिए कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करते हो। आज के स्टार्टअप्स का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों कि हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन जनरेटिंग 1 रुपी ऑफ सेल्स। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टअप में कैश बर्न करने का, कस्टमर अक्वायर करने का। तो स्टार्टिंग में तो 1 रुपए का रेवेन्यू अर्न करने के लिए आप 10 रुपए की कॉस्ट इंकर कर रहे हो, ऐसा भी होता है दोस्तों। यानी बिजनेस पहला टारगेट है कस्टमर को अक्वायर करना, अक्वायर करने की कॉस्ट इंकर करते हो, तो कैश बर्न इतना ज्यादा होगा कि 1 रुपए की सेल पे आप बहुत ज्यादा कॉस्ट इंकर कर रहे हो। बट एक लॉन्ग टर्म बिजनेस तभी सर्वाइव कर पाएगा जब आप सेल अगर 1 रुपए कर रहे हो तो आपके खर्चे उससे ऑफकोर्स कम है, जिससे आप प्रॉफिट मार्जिन से अपने बाकी ऑपरेशंस को फाइनेंस कर सके। सो फाइनेंस कॉस्ट रेशियो इज फाइनेंस कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ये सब चीजें जो थी बेटा, अभी जो नीचे चार्ट बनाया था उसी से निकल के आ रही हैं। अगर अब वेरिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक और रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो, जिसे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहा जाता है। एंड पीवी रेशियो का फॉर्मूला वुड बी कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और अगर पीवी रेशियो 60% है तो दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। पहली चीज, कंट्रीब्यूशन सेल्स का 60% है और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 40% है, एंड दिस रेशियो इज टर्म्ड एज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ नेट सेल्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला हो गया वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, एंड आई कैन राइट दैट एज 1 माइनस पीवी रेशियो। ये है पहले 11 फॉर्मूले दोस्तों, हो जाएंगे यार।
तो चलिए एक बार फटाफट से बना दें। जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, सीओजीएस रेशो, ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्क है। हाँ, किस बात का? सीओजीएस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज अ शॉर्टर स्मॉलर टर्म, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज अ ब्रॉडर टर्म, जिसके अंदर सीओजीएस भी आ जाता है दोस्तों, राइट। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, प्री टैक्स नेट प्रॉफिट रेशो, प्री टैक्स नेट प्रॉफिट रेशो, तो पीबीटी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वैसे नेट प्रॉफिट रेशो होती है पैट अपॉन नेट सेल्स, अगर प्री टैक्स नेट प्रॉफिट बोला जाए तो पीबीटी। भाई पोस्ट टैक्स पैट होता है जो नॉर्मली हम लेते हैं, बट अगर प्री टैक्स नेट प्रॉफिट बोला जाए तो जैसे बच्चे ने कहा सर पैट इनटू पैट डिवाइड बाय 1 माइनस टी कर देता हूं, पीबीटी तक पहुंच जाऊंगा, सीधा ही कह देते हैं पीबीटी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। बात एक ही है दोस्तों। ओके, पीवी रेशो, एडमिन कॉस्ट रेशो, फाइनेंस कॉस्ट रेशो, पीवी रेशो, पीई रेशो। अभी वो यहां नहीं करी, लेकिन पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हो दोस्तों। पीवी, जब तक आप पूरा नाम नहीं बोलेंगे शॉर्ट मत बोलिए दोस्तों। पीवी बोला जा रहा है, पूरा नाम बोलिए उसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दैट्स कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स। पीई रेशो इज प्राइस अर्निंग रेशो, तो मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, ये सेम राइमिंग वाले जो होते हैं वही परेशान कर जाते हैं आखिरी दिन। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो बस हो गए बेटा 11 फॉर्मूले पहले, कोई दिक्कत है? ऐसे ही 50 फॉर्मूले, 50 के दो चार ऊपर नीचे हो जाएंगे बस। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू एवरीवन।